हिंदी। अध्याय 86। बदसूरत टिल्डा बदसूरत टिल्डा बदसूरत। वांग टेंग के खड़े होते ही उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली और उसने तीनों पुरुष छात्रों को अपने घेरे में ले लिया। धमाका। उनकी उपस्थिति समुद्र की गर्जन करती लहरों की तरह उमड़ पड़ी। तीनों लोगों के चेहरे तुरंत बदल गए। वे झुक गए और उनके चेहरे कागज की तरह सफेद हो गए। कैसे, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वे सदमे से अवाक रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य और अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्होंने सोचा कि यह एक चरम मार्शल शिष्य की आभा थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग ने पहले ही क्रोध के दौर में एक मार्शल योद्धा की शक्ति जारी कर दी थी। चैप चैप चैप। वांग टेंग कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ा। हर कदम पर उसकी आभा थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। तीनों लोगों पर दबाव भी उसी अनुपात में बढ़ता गया। वांग टेंग यान पेंग के सामने रुक गया। क्या तुमने कहा कि तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? आपको ऐसा कहने का आत्मविश्वास किसने दिया? क्या मैंने कभी सहमति दी है? सवालों की झड़ी ने यान पेंग को अपना भेष बदलने पर मजबूर कर दिया। वो बहुत क्रोधित हो गया और उसका चेहरा पके आलू की तरह लाल हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने अपना एकल प्रदर्शन पहले ही समाप्त कर लिया है। आपको ऐसा करने का मौका किसने दिया? आखिरी सवाल ने यान पेंग को इतना क्रोधित कर दिया कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। बचपन से ही उसे हमेशा दूसरों की तारीफ और चापलूसी मिलती रही है। इससे पहले उसे कभी किसी ने इतनी बेशर्मी से अपमानित नहीं किया था। उसकी इच्छा थी कि वह जमीन पर कोई गड्ढा खोजकर खुद को दफना दे। वांग टेंग ने उसे अनदेखा कर दिया। वह सीधे डोंग फी के सामने चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुमने कहा कि तुम मुझसे निराश हो? तुम्हारी निराशा का मुझसे क्या लेना देना है? तुम मेरे सामने नाटक क्यों कर रहे हो? और तुम बहुत बदसूरत हो। तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली उस महिला से उसका वीचैट मांगने की? क्या तुम बाहर निकलते समय आईना लेकर आई थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी अच्छी दिखती हो? क्या तुम भी मेरी तरह सुंदर हो? क्या तुम्हें पता है कि रूप रंग से तुम पैसे कमा सकते हो? अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, तो निश्चित रूप से शुगर मम्मियों द्वारा मुझे चुना जाएगा। तुम सिर्फ किनारे पर ही रह सकते हो। तुम बहुत बदसूरत हो। आओ, मेरे साथ बोलो। बदसूरत टिल्डा बदसूरत टिल्डा बदसूरत। बदसूरत टिल्डा बदसूरत टिल्डा बदसूरत। क्या अब तुम्हें समझ में आया? वांग टेंग ने बोलते हुए और भी ज्यादा गुस्सा दिखाया। इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई कि वे लिन चुहान पर नजर डालें? यह ऐसी चीज थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उनके आक्रामक तेवर देखकर आसपास के छात्र दूर भाग गए, लेकिन जब उन्होंने ये वाक्य सुना तो वे जोर से हंस पड़े। दूसरी ओर, डोंग फी का चेहरा पहले से ही गुस्से से हरा हो चुका था। उसके चेहरे पर जन्म का निशान उसका सबसे बड़ा दर्द था। आमतौर पर उसकी योग्यता के कारण उसके सहपाठी और दोस्त कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन वे पीठ पीछे उसकी आलोचना करते थे। अब वो सबके सामने अपमानित हो गया। गुस्से से उसके फेफड़े लगभग फटने वाले थे। वह जोर जोर से सांस लेने लगा। यदि वह वांग टेंग के आभा से दबा हुआ न होता और हिल नहीं पाता, तो वह वांग टेंग पर झपट पड़ता और वहीं उससे लड़ता। वांग टेंग झुओ वू की ओर चलता रहा। झुओ वू के चेहरे पर भाव बदल गए। उसे तुरंत पछतावा हुआ। उसे वांग टेंग के सामने इतनी गंदी बात क्यों कहनी पड़ी? हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक चरम मार्शल शिष्य की ताकत इतनी शक्तिशाली होगी। क्या चरम मार्शल शिष्य और उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य के बीच अंतर इतना बड़ा था? झुओ वू, तुम में धार्मिकता की भावना बहुत प्रबल है। वांग टेंग, हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई होगी। चलो ठीक से बात करते हैं, झुओ वू ने मुश्किल से कहा। ठीक से बात करो। जैसे ही वांग टेंग ने उसकी ओर देखा, उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे ठीक से बात नहीं करना चाहता। तुरंत ही उसने अपना पैर उठाया और उसे अपने सामने घुमाया।
झूवू का शरीर रेत की बोरी की तरह सीधी रेखा में उड़ गया। वो लगभग 6 मीटर तक हवा में रहा और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। किनारे पर खड़े परीक्षार्थी आश्चर्य से पीछे हट गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। खांसी खांसी। झूवू के होठों के कोनों से खून टपकने लगा। उसने संघर्ष किया और महसूस किया कि वो उठ नहीं सकता। वो अवाक रह गया। वो बहुत शक्तिशाली है। वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसका दिल संदेह से भर गया था। वांग टेंग की ताकत उसकी कल्पना से भी परे थी। एक उन्नत चरण के मार्शल शिष्य के रूप में वो वांग टेंग के सामने कुछ भी नहीं था। वांग टेंग ने झूवू से नजर हटाकर भीड़ को देखा। उसने देखा कि वह व्यक्ति पीछे की ओर छिपा हुआ है। वो व्यक्ति, बाहर आओ। हाँ, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। छिपना बंद करो। मैंने तुम्हें देखा। क्या तुम अभी कुछ देर पहले बहुत जोर से नहीं हंस रहे थे? अब तुम कायर क्यों बन रहे हो? वांग टेंग जिस क्षेत्र की ओर इशारा कर रहा था, उसके आसपास के परीक्षार्थी वहां से चले गए। उन्हें फंसने का डर था। परीक्षार्थी के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल आगे की ओर चल सकता था। वांग टेंग। टकराना। जैसे ही उसने यह बात कही, वांग टेंग ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। बाहर निकलो। वांग टेंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। ये वही परीक्षार्थी था जिसने सब कुछ शुरू किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। युवक ने अपना लाल चेहरा छिपा लिया। उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और बस जमीन की ओर देखते हुए भीड़ में भाग गया। किसी को नहीं पता था कि वह किस कोने में जाकर छिप गया। वांग टेंग ने अपने चारों ओर देखा। एक पल में किसी ने भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं की। बाकी यात्रा के दौरान तीनों उन्नत मार्शल शिष्य शांत रहे। उन्होंने अपने और वांग टेंग के बीच का अंतर देख लिया था, इसलिए भले ही वे अपमानित हुए हों, लेकिन उन्होंने उससे परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं की। वे उसके प्रति अपनी नफरत को अपने दिल की गहराई में ही छिपा सकते थे। अगर भविष्य में मौका मिला तो वे बदला लेंगे। दूसरे परीक्षार्थी दूर से वांग टेंग को देखते हुए धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। उनमें प्रशंसा के साथ साथ डर का भाव भी था, लेकिन वे इस युवक के प्रति सम्मान से भरे हुए थे। तीनों उन्नत चरण के योद्धा शिष्य हमेशा उनके सामने अहंकार से पेश आते थे। उन्होंने कई लोगों को नाराज किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अभी अभी तो वांग टेंग ने उन तीनों को अकेले ही दबा रखा था। वे लोग कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये बहुत अच्छा लगा। वांग टेंग का वर्णन करने के लिए वे केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, प्रभावशाली। फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप डोंगहाई की ओर उड़ी। पूरी यात्रा शांतिपूर्ण रही और फिर कोई हंगामा नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद फोर्स का तैरता हुआ हवाई जहाज धीरे धीरे सैन्य जिले के ऊपर से नीचे उतरा। यह विशाल चौक पर रुका। परीक्षार्थी फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप से उतर गए। लियू वेंशी सबके सामने खड़ा हुआ और अपना मुंह खोला। आपके परीक्षा परिणाम 2 दिन में आ जाएंगे। आप अपने परीक्षा पहचान संख्या का उपयोग करके इंटरनेट पर अपने परिणाम खोज सकते हैं। फिर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं। आप संदर्भ के रूप में पिछले वर्ष के कट ऑफ पॉइंट भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अपनी पसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। ठीक है, बस में चढ़ जाओ। परीक्षार्थी फिर बस में चढ़ गए। लियू वेंशी वांग टेंग को ढूंढने के लिए आई और उसे एक सुनसान कोने में ले गई। वांग टेंग ने जब डायरेक्टर हे को देखा तो वह मुस्कुराए। डायरेक्टर हे, मुझे लगा कि आप हमारा समझौता भूल गए हैं। छोटे बदमाश, तुम मुझे क्या समझते हो? डायरेक्टर हे ने वांग टेंग को घूर कर देखा। फिर उसने डरते हुए कहा, इस बारे में बोलते हुए, मुझे वास्तव में इस बार के लिए आपको धन्यवाद देना होगा। अगर नहीं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती। ये लो, तुम इसके लायक हो। उन्होंने स्टार बोन वाला बक्सा वांग टेंग को दे दिया। वांग टेंग ने सीधे इसे खोला और अंदर की सामग्री को देखा।
उन्होंने ये पुष्टि करने के बाद ही इसे अपने पास रखा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? डायरेक्टर ने असहाय होकर पूछा। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए ये सुनिश्चित करना बेहतर है कि शुरुआत में ही सब कुछ ठीक हो। वांग टेंग ने बेपरवाही से मुस्कुराया। समझ में आता है। निर्देशक हे ने सिर हिलाया। वह वांग टेंग के प्रदर्शन से संतुष्ट थे। डायरेक्टर हे, अगर कुछ और नहीं है तो मैं पहले निकल जाऊंगा। बाकी छात्र उत्सुकता से इंतजार कर रहे होंगे, वांग टेंग ने कहा। आगे बढ़ो, निर्देशक ने अपना हाथ हिलाया। वांग टेंग ने डायरेक्टर हे से विदा लेने के बाद बाकी परीक्षार्थियों के साथ बस में सवार हो गए। सभी परीक्षार्थी घर जाने के लिए उत्सुक थे। लियू वेंशी के आदेश पर बस बेरे ने शहर की ओर प्रस्थान किया। वे घर जा रहे थे। NO-will-be-in.com। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। अध्याय 87। कुछ हुआ। जब वांग टेंग घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घर बंद था। उसके पास चाबी निकालकर दरवाजा खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने जूते उतारे और दूसरी मंजिल की ओर चिल्लाया, माँ, मैं वापस आ गया हूँ। हालांकि विला खाली था। वहाँ बहुत शांति थी। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। घर पर कोई नहीं है। वांग टेंग सीढ़ियों से ऊपर आया और उसने देखा कि घर खाली था। उसे यह अजीब लगा। क्या वे खेलने के लिए बाहर गए हैं? वांग टेंग ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके माता पिता वाकई बेफिक्र हैं। वो अपने कमरे में वापस गया और अपना सामान रख दिया। फिर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। उसने अच्छी तरह स्नान किया। जैसे ही उसके शरीर पर लगे पसीने और खून के धब्बे धुल गए, वांग टेंग को तुरंत स्फूर्ति महसूस होने लगी। उसे जो थकान महसूस हो रही थी, वो काफी हद तक कम हो गई। घर पर कोई नहीं था, इसलिए वह बिस्तर पर लेट गया और इस बार की अपनी कमाई गिनने लगा। आत्मज्ञान 97, आत्मा 92, प्रतिभा शुरुआती चरण अग्नि प्रतिभा 11/300, शुरुआती चरण बर्फ प्रतिभा 13/300, शुरुआती चरण पृथ्वी प्रतिभा 12/300, आध्यात्मिक दृष्टि शुरुआती चरण 1.410, दानव कमल विष शरीर 31/10,000, शुरुआती चरण तीर प्रतिभा 5/100, बल 75100, अग्नि 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा 0/100, बर्फ 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा 7/100, पृथ्वी 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा 100, लकड़ी 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा 100, जल 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा 6/100, जहर 1 सितारा सैनिक स्तर मार्शल योद्धा। शास्त्र लाल ज्वाला शास्त्र आधार 32/100, गहरी बर्फ शास्त्र आधार 23/100, पृथ्वी लोइस कौशल पृथ्वी तत्व शील्ड आधार 26/100। युद्ध तकनीक बुनियादी युद्ध तकनीक मुट्ठी तलवार ब्लेड फुटवर्क छड़ी के लिए उपस्थिति ज्ञान बुनियादी तीर कौशल आधार गन कुंफू आधार 2/10, फायर किरण तलवार कौशल आधार 56/100, फैंटम आइस फिस्ट आधार 28/100। ज्ञान मूल विषय पूर्ण अंक 5 वर्ष की मार्शल आर्ट परीक्षा 3 वर्ष के मॉक पेपर पूर्ण अंक। कुल युद्ध शक्ति 271। रिक्त विशेषता 36। वांग टेंग ने अपनी विशेषताओं को स्कैन किया और अपनी प्रतिभा पंक्ति में एक अतिरिक्त शुरुआती स्टेज एरो टैलेंट देखा। उसी समय उन्हें एक आधार मंच बेसिक एरो स्किल युद्ध तकनीक भी मिली। ये दोनों नई विशेषताएं एक ही व्यक्ति से आईं। लंबी दूरी के हमले के लिए तीर एक बहुत अच्छा विकल्प था। भविष्य में जब भी उसे मौका मिलेगा वह इसे अपग्रेड कर सकता है। जहां तक उसकी शक्ति का सवाल है, उसके पास अब 2 अतिरिक्त तत्व थे, लकड़ी और पानी। लेकिन संबंधित कौशल शास्त्रों और युद्ध तकनीकों ने वांग टेंग को सिरदर्द दे दिया। ज्यादा फोर्स तत्व होना कोई बुरी बात नहीं थी। हालांकि फोर्स कौशल शास्त्रों और युद्ध तकनीकों को खोजने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास और पैसे की जरूरत थी।
लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनकी बर्फ और आग दोनों की ताकत 70 को पार कर गई थी। इन दोनों बलों की शक्ति प्रभावशाली थी। वे उसकी समग्र युद्ध शक्ति को बहुत बढ़ाने में सक्षम थे। यह अब 271 तक पहुंच गया था। वह धीरे धीरे एक सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के शीर्ष मानक की ओर बढ़ रहा था। उसके पास 36 खाली विशेषताएं भी बची थीं। सबसे पहले, अपने बर्फ बल को बढ़ाने के बाद, उसके पास 27 अंक बचे थे। लेकिन जब वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था, तो उसने रास्ते में मृत उत्परिवर्तित जानवरों द्वारा गिराए गए कुछ विशेषता बुलबुले उठाए। वहां बहुत सारे उत्परिवर्तित जानवर थे जो मर चुके थे। दुर्भाग्य से, वह गवर्नर जियांग और अन्य नेताओं के साथ था, इसलिए वह सभी विशेषता बुलबुले एकत्र नहीं कर सका। यदि नहीं, तो उसे और अधिक खाली विशेषताएं मिल जाती। जब उसने स्टार बीस्ट को मारा, तो कोई भी खाली विशेषता नहीं छोड़ी गई। उसे ये थोड़ा निराशाजनक लगा। क्या स्टार बीस्ट्स में रिक्त विशेषताओं को छोड़ने की संभावना अधिक नहीं होनी चाहिए? शायद ये सिर्फ एक संभावना समस्या है। कभी कभी ऐसा होता है और कभी कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी इसने मुझे एक स्टार कोर दिया। वांग टेंग ने तारे के केंद्र को बाहर निकाला और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से उसका निरीक्षण किया। इस छोटे से तारे के केंद्र में मोटी अग्नि शक्ति का एक गोला केंद्रित था। अंदर मौजूद शक्ति की मात्रा काफी आश्चर्यजनक थी। वो इस स्टार कोर का इस्तेमाल डैन दवाएं और परिष्कृत हथियार बनाने के लिए कर सकता था। इसका इस्तेमाल फोर्स कोर के तौर पर भी किया जा सकता था। इसके कई तरह के अनुप्रयोग थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार कोर की कीमत इतनी अधिक थी। चूंकि उन्होंने ये स्टार कोर हासिल कर लिया था, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वांग टेंग के होठों के कोने पर एक मुस्कान उभरी। उसने वह डिब्बा निकाला जो डायरेक्टर ने उसे दिया था। उसके अंदर एक स्टार बोन थी। हर बार जब वह इस तारे की हड्डी को देखता था, तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता था। ये पूरी तरह से काले हरे रंग का था और चमकदार और पारदर्शी था। ये धातु की चमक भी देता था। इसकी पूरी सतह पर पतली रेखाएं बनी हुई थीं, जो इतनी बेहतरीन थीं कि यह कला का एक नमूना लग रहा था। डायरेक्टर हे ने जो कहा उसके अनुसार, ये स्टार बोन एक स्टार बीस्ट से आई थी जिसे स्पिरिट शैडो स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता था। इसमें आध्यात्मिक छाया की विशेष क्षमता थी। वांग टेंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ, उसकी आंखों में चमक आ गई। बॉक्स में एक कागज का टुकड़ा था जिसमें आत्मा छाया सितारा हड्डी की इस प्रतिभा क्षमता का वर्णन किया गया था। वांग टेंग जब कागज पर दी गई जानकारी को पढ़े तो दंग रह गए। आध्यात्मिक छाया का मतलब था अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ना, भूत या आत्मा की तरह मायावी। लोगों को अचंभित कर देने की यह एक असाधारण क्षमता थी। यदि इसे विशेष हथियार बना दिया जाए तो यह निश्चित रूप से युद्ध के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी को अप्रत्याशित आश्चर्य देगा। ये किस तरह का हथियार बना सकता है? एक पल के लिए तो वांग टेंग को कुछ समझ ही नहीं आया। सितारों की हड्डियां बहुत ही दुर्लभ और कीमती थीं। वो इस पूरे काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। यह इस बहुमूल्य वस्तु की बर्बादी होगी। उन्होंने तारे के कोर और तारे की हड्डी को उचित रूप से रखा। वांग टेंग अपने बिस्तर पर वापस चला गया। वह पूरी रात सोया नहीं था, इसलिए थकावट उसके शरीर पर लहरों की तरह छा रही थी। उसके शरीर की अपनी सीमाएं थीं। जल्द ही वह सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो सुबह के 9 बज चुके थे। जैसे ही वह उठा और समय देखा तो उसे झटका लगा। वह एक दिन और एक रात सोया था। मुझे बहुत भूख लगी है। उसे अपने पेट में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। वांग टेंग अपने बिस्तर से ऊपर चढ़ा और नहाया। जब वह सीढ़ियों से नीचे गया तो उसने देखा कि सहायक आंटी चेन रसोई में काम कर रही थी। उसने आश्चर्य से पूछा, आंटी चेन, मेरी माँ कहाँ है? मैं 2 दिन पहले वापस आया था, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। युवा मास्टर, आप जाग गए हैं। मैडम सुबह सुबह बाहर चली गईं, आंटी चेन ने कहा। वो सुबह सुबह बाहर गई थी। वो कहाँ गई थी?
वांग टेंग ने उत्सुकता से पूछा। लगता है कंपनी में कुछ हुआ है। मुझे इस बारे में ठीक से पता नहीं है। मैडम ने मुझे विस्तृत जानकारी नहीं दी, आंटी चेन ने जवाब दिया। कंपनी में कुछ हुआ। वांग टेंग और भी हैरान हो गया। अचानक उसके दिल में एक भयानक एहसास हुआ। श्री वांग जब से व्यापार यात्रा पर गए हैं तब से वापस नहीं आए हैं। आंटी चेन ने संकोच किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अंत में यह बात कह दी। किया। वांग टेंग का चेहरा बदसूरत हो गया। उसे लगभग यकीन हो गया था कि कुछ भयानक हुआ है। वह मुड़ा और ऊपर की ओर भागा। थोड़ी देर बाद वह अपना हथियार वाहक बक्सा लेकर नीचे आया और जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल गया। युवा मालिक, आपने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने कुछ बंस और सोया दूध गर्म किया है, उन्हें अपने साथ ले आओ। आंटी चेन उनके पीछे दौड़ी और उनके हाथों में खाना थमा दिया। वांग टेंग को वाकई भूख लगी थी। उसने नाश्ता किया और आंटी चेन को धन्यवाद दिया। फिर उसने अपनी कार गैराज से बाहर निकाली और अपनी कंपनी की बिल्डिंग की ओर तेजी से चल पड़ा। आधे घंटे बाद वांग टेंग अपनी कार में एक व्यावसायिक जिले में पहुंचे। उन्होंने कार को कार्यालय भवन की पार्किंग में ले गए। वह लिफ्ट लेकर रिसेप्शनिस्ट के पास आया। फ्रंट डेस्क पर बैठी खूबसूरत महिला ने खड़े होकर पूछा, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नवंबर LBJNN। मैं ली ज्यूमेई को ढूंढना चाहता हूँ, वांग टेंग ने जवाब दिया। फ्रंट डेस्क पर बैठी सुंदर महिला दंग रह गई। ली ज्यूमेई कौन है? वांग टेंग अवाक रह गया। वह अपने बॉस की पत्नी को जानती भी नहीं थी। उसने महिला की छाती को देखा। क्या ये वही बड़ी छाती थी? लेकिन दिमाग नहीं था। इस समय एक सुरक्षा गार्ड दौड़कर आया और जल्दी से चिल्लाया, युवा मास्टर वांग, आप यहाँ क्यों हैं? तुम कौन हो? वांग टेंग ने सुरक्षा गार्ड की ओर देखा जो तेजी से वहां पहुंचा। उसने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा था। हाहा, यंग मास्टर वांग, आप जैसे महान व्यक्ति की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। मैं ओल्ड सन हूँ। सुरक्षा गार्ड अजीब तरह से हंसा। ओह, मुझे याद आ गया। ओल्ड सन, सुरक्षा विभाग का निदेशक। वांग टेंग को आखिरकार वह आदमी याद आ गया। वह मैं हूँ। बूढ़ा सन कान से कान तक मुस्कुराया और सिर हिलाया। फिर उसने सामने की डेस्क पर बैठी सुंदर महिला से कहा, छोटी मेई, ये हमारा छोटा बॉस वांग है। जल्दी करो और उसका अभिवादन करो। युवा मास्टर वांग। फ्रंट डेस्क पर बैठी सुंदर महिला घबरा गई। वो हड़बड़ाहट में बोली, मुझे माफ करें, मैंने अभी आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वांग टेंग ने हाथ हिलाया। उसने ओल्ड सन से पूछा, ओल्ड सन, क्या मेरी माँ ऑफिस आई थी? वो अब कहाँ है? मैडम को मीटिंग रूम में होना चाहिए। सामने वाले ऑफिस से बॉस बाओ कुछ लोगों के साथ अभी आए हैं। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी की डिप्टी जनरल मैनेजर जिया नौकरी बदलने की योजना बना रही है। ओल्ड सन ने अपनी आवाज कम करते हुए जवाब दिया। बाओ जेकिंग। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर कहा। अपने पिछले जन्म में वांग परिवार के टूटने के बाद ये कमीना बाहर आया और अपने पिता की कंपनी को विभाजित कर दिया। इस जन्म में उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके परिवार पर संकट आने से पहले वह बाहर निकल आएगा। ऐसा लग रहा था कि बहुत सी चीजें बदल गई थीं। अध्याय 88, विद्रोह में वृद्धि। वो बेवकूफ बाओ जेकिंग वास्तव में परेशानी पैदा करने के लिए पहले से ही बाहर आ गया। कोई बात नहीं, वह आज पुरानी और नई शिकायतों का बदला ले लेगा। वांग टेंग की आंखों में एक ठंडी झलक दिखाई दी। वह चेहरे पर कोई भाव लाए बिना ही कॉन्फ्रेंस रूम की ओर चल दिया। युवा मास्टर वांग, मेरा इंतजार करें। बाओ जेकिंग ने काफी लोगों को साथ लाया है। मुझे भी वहां अपने साथ चलने दें। मैं कुछ लोगों को बुला सकता हूं ताकि हमारी संख्या में इजाफा हो सके। बूढ़ा सन जल्दी से उसके पीछे भागा। उसी समय उसने अपने शरीर पर लगा इंटरकॉम हटाया और चिल्लाया, हेलो चेन एर्गो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ। बॉस, आपके पास क्या आदेश हैं?
इंटरकॉम के दूसरी तरफ से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। वो व्यक्ति ओल्ड सन की चापलूसी कर रहा था। जल्दी करो और 8वीं मंजिल पर इकट्ठा हो जाओ। हमारा दुश्मन पहले ही हमारे दरवाजे पर आ चुका है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, बूढ़ा सूर्य गुस्से से चिल्लाया। कौन सा कमीना इतना दुस्साहसी है कि हमारे शिनजिंग में परेशानी खड़ी करने की हिम्मत रखता है? मैं तुरंत आऊंगा। इंटरकॉम के दूसरे छोर पर जोरदार हंगामा सुनाई दे रहा था। उन्होंने चेन एगो को किसी से चिल्लाते हुए सुना, काम करने का समय हो गया है। फिर लाइन कट गई। बूढ़ा सन अजीब तरह से हंसा। युवा मास्टर वांग, यह मेरा भतीजा है। वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वह साहसी और मेहनती है। आप उसका प्रदर्शन बाद में देख सकते हैं। वांग टेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो ओल्ड सन के साथ लिफ्ट में चला गया और 8वीं मंजिल पर चला गया। उन्होंने अपने आसपास की परिचित लेकिन अपरिचित संरचनाओं को देखा और अपने मन की गहराई में मौजूद स्मृति के आधार पर बैठक कक्ष की ओर चल दिए। जैसे ही वह बैठक कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने अंदर ली जिमेई की क्रोधित आवाज सुनी। जिया गुइरिन, मेरे पति ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। जब वो मुसीबत में है, तो तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर कंपनी के शेयर कैसे हड़प सकती हो? श्रीमती वांग, आपको इसे इतना बुरा नहीं कहना चाहिए। बॉस वांग वास्तव में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और मैं उनका आभारी हूँ। हालांकि बेहतर के लिए प्रयास करना मनुष्य के स्वभाव में है। बॉस बाओ महान प्रतिभा और साहसिक दृष्टि वाले व्यक्ति हैं। उनकी कंपनी में अधिक संभावनाएं हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं उनके साथ काम करने के लिए अधिक इच्छुक हूँ। उसके बाद एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो इतना पाखंडी लग रहा था कि वांग टेंग बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ने लगा। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। वो डिप्टी जिया एक अच्छा इंसान लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो एक सड़ा हुआ अंडा होगा, ओल्ड सन ने घृणा से कहा। वांग टेंग ने कुछ नहीं कहा, बस बैठक कक्ष का दरवाजा धक्का देकर आगे बढ़ा दिया। एक क्षण में सब लोग उसकी ओर देखने लगे। छोटे टेंग, तुम यहाँ क्यों हो? ली जिमेई ने वांग टेंग को देखकर आश्चर्य से पूछा। वह थकी हुई लग रही थी। मैंने सुना कि कुछ हुआ है, इसलिए मैं देखने आया हूँ। वांग टेंग बैठक कक्ष में चले गए। उन्होंने उन लोगों पर नजर डाली जो सफल लोगों की तरह दिख रहे थे। वे सूट पहने हुए थे और कुर्सियों पर शांति से बैठे थे। लिटिल बॉस वांग, ये वयस्कों के बीच का मामला है। आपको इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने कहा। उसने सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। जिया गुइरिन। वांग टेंग ने शांति से मुस्कुराते हुए ली जिमेई के पास बैठ गए। उन्होंने उनके लिए कुर्सी खींची। माँ, बैठ जाइए। क्या आप खड़े खड़े थक नहीं गई हैं? बोलते समय उसने देखा कि ली जिमेई के दाहिनी ओर लगभग 20 वर्ष की एक युवती बैठी थी। वह आश्चर्य से बोला, चचेरे भाई, तुम भी यहाँ हो? छोटा भाई। वांग यानान ने वांग टेंग की ओर सिर हिलाया। दादाजी को जब इस बारे में पता चला तो वे चिंतित हो गए, इसलिए उन्होंने मुझे आने और ये देखने के लिए कहा कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। यह महिला वांग टेंग के चाचा वांग शिंगहोंग की बेटी थी। उसने एक शीर्ष विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह रोंगशिंग समूह में शामिल हो गई, जिसे वांग टेंग के दादा ने स्थापित किया था। उसकी क्षमताएं उत्कृष्ट थीं और उसने 2 साल के भीतर कंपनी के उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब वह अकेले ही कार्य करने में सक्षम थी। NOWELLBEIN.com। ये स्पष्ट था कि उसके चाचा ने उसे मदद करने के लिए इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें उसकी क्षमता पर भरोसा था। जिया गुइरिन ने जब देखा कि वांग टेंग उसे अनदेखा कर रहा है तो उसकी भौहें तन गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई दिया। अतीत में वांग शिंगगुओ ने उसे वांग टेंग की शरारती हरकतों के बारे में अक्सर बताया था। वह तब तक उनकी बातें सुनता रहा जब तक उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके कानों पर पपड़ी जमने वाली है। इस अहंकारी और निकम्मे व्यक्ति ने वास्तव में उसकी उपेक्षा की।
हम छोटे बॉस वांग अब भी वैसे ही हैं। तुम्हारे मन में मुझ जैसे बड़े के लिए कोई सम्मान नहीं है। जिया गुइरेन की आंखों के सामने एक भयावह झलक उभरी। उसने कंपनी के अन्य उच्च अधिकारियों के विचारों को प्रभावित करने का मौका लिया। देखो, यह जिंगटेन का भावी उत्तराधिकारी है। वो अपने बड़ों और वरिष्ठों का कोई सम्मान नहीं करता। क्या तुम अब भी उससे उम्मीदें लगाओगे? कंपनी के कई संस्थापक सदस्यों ने इस पर थोड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने वांग टेंग के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। अगर वह सिर्फ घमंडी और चंचल होता तो कोई बात नहीं थी। वह अभी भी छोटा था, इसलिए ये समझ में आता था कि वह अपने माता पिता के प्यार के कारण स्वेच्छाचारी होगा। उसके परिपक्व होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि वह अपने बड़ों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाता था तो ये थोड़ा निराशाजनक था। ली शियमेई और वांग यानान ने जब सभी की प्रतिक्रिया देखी तो चुपके से सिर हिलाया। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे के चेहरे पर बेबसी देखी। वांग टेंग के अचानक आगमन से वे अचंभित रह गए। वे पहले से ही नुकसान में थे, लेकिन जिया गुइरेन अब वांग टेंग के चरित्र को मुद्दा बना रहे थे। किसी भी छोटी मोटी समस्या को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता था और कंपनी के संस्थापक सदस्यों के दिलों को छू सकता था। वे निष्क्रिय स्थिति में थे। लिटिल बॉस वांग, हम एक मीटिंग कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप पहले जा सकते हैं, एक संस्थापक सदस्य ने दुखी होकर कहा। उसे लगा कि वांग टेंग हंगामा मचा रहा है और उन्हें शर्मिंदा कर रहा है। मुझे क्यों जाना चाहिए? वांग टेंग ने अपने हथियार वाहक ताबूत को जमीन पर रख दिया और अपना दाहिना हाथ उस पर रखते हुए उदासीनता से कहा। श्रीमती वांग, ऐसा लगता है कि आपके परिवार की शिक्षा वास्तव में बहुत खराब है। हमारे छोटे बॉस वांग को अपने शिष्टाचार का पता नहीं है और वो अपने बड़ों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता। बॉस वांग की क्षमता सीमित होनी चाहिए क्योंकि वह अपने बच्चे को ठीक से पढ़ाने में असमर्थ है। इसके अलावा हमारा छोटा बॉस वांग अब जवान नहीं रहा। उसे शिक्षित करने का समय आ गया है। अगर नहीं तो वह भविष्य में निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करेगा। जिया गुइरेन के बगल में बैठा मोटा अधेड़ आदमी हंसते हुए बोला। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे उसे आपके लिए ठीक से शिक्षित करने दीजिए। जिया गुइरेन अचानक हंसने लगे, मानो उन्होंने कोई मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। कंपनी के अन्य संस्थापक सदस्य उदासीनता से ये दृश्य देख रहे थे। उनमें से कुछ लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन स्थिति अभी भी अनिश्चित थी। वे अलग नहीं दिखना चाहते थे। भविष्य में बाओ जेकिंग उन्हें निशाना बना सकते थे। इस बार बाओ जेकिंग पूरी तैयारी के साथ आया था। वांग शिंगुओ मुश्किल में था और अब तक उसकी कोई खबर नहीं थी। कंपनी खतरे में थी। किसी को नहीं पता था कि कंपनी बच पाएगी या नहीं। अगर यह वास्तव में बाओ जेकिंग द्वारा खरीदा गया था तो उन्हें उसके अधीन काम करने की आवश्यकता होगी। अब बाहर खड़े होना एक बुद्धिमानी भरा कदम नहीं था। हालांकि इस समय एक छोटे कद का अधेड़ व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ और बाओ जेकिंग की ओर गुस्से से इशारा किया। बाओ जेकिंग, आप एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। फिर भी आप हमारे बॉस वांग के न होने पर शिनचेंग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी पत्नी और बेटे को भी धमकाते और अपमानित करते हैं। यह क्या है? बाओ जेकिंग ने उसे उपहासपूर्ण नजरों से देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, जिया गुइरेन ने पहले अपना मुंह खोला। हाहा, ओल्ड गुओ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वफादार कुत्ते हो। तुम। गुओ मिंगा इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ली शियुमेई जैसी सभ्य महिला भी गुस्से से कांप रही थी। उसका चेहरा कालिक से ढका हुआ था। जैसे ही वह अपना गुस्सा निकालने वाली थी, वांग टेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे दिलासा देने के लिए धीरे से थपथपाया। फिर वह धीरे से खड़ा हुआ। हर कोई उसे देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अपने सामने रखी संगमरमर की मेज पर अपनी हथेली दबाई। उसके शरीर से शक्ति बाहर निकल आई और उसकी ताकत फूट पड़ी। धमाका! पूरी संगमरमर की मेज पर दरारें आ गईं। उसके तुरंत बाद
वह सबके सामने जमीन पर टूटकर बिखर गई। संगमरमर की मेज टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई। सभी लोग सदमे में पीछे हट गए। वे सभी अचंभित थे क्योंकि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। कुछ लोग अपनी कुर्सियों से गिर गए और बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे थे। जिया गुइरेन का पैर टूटी हुई संगमरमर की मेज से कुचल गया। वो दर्द से चिल्लाया, उसकी आवाज सुअर जैसी थी। ली जिमेई और वांग यानान वांगटेंग के बगल में बैठे थे, इसलिए सभी संगमरमर के टुकड़े वांगटेंग द्वारा दूर धकेल दिए गए। उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। फिर भी वे बहुत डर गए। वे बेसुध होकर वांगटेंग की ओर देखने लगे। बाओ जेकिंग और बाकी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे अव्यवस्थित तरीके से जमीन से रेंगते हुए ऊपर आए। उनके सूट धूल से गंदे हो गए थे, लेकिन उनके पास खुद को साफ करने का समय नहीं था। वे सभी आश्चर्य से वांगटेंग को देख रहे थे। अरे बाप रे! चाचा, हमारे यंग मास्टर वांग की योग्यता देखिए। उसे हमारी जरूरत नहीं है। चेन एर्गो भी बाकी सुरक्षा गार्डों के साथ जल्दी से वहां पहुंच गया था। वे ओल्ड सन के साथ दरवाजे के बाहर खड़े थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। वांगटेंग बाओ जेकिंग के सामने आया और उसे देखा। मुझे शिक्षित करने का तुम्हें क्या अधिकार है? बेटे, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए घमंडी हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ योग्यता है। बाओ जेकिंग ने अपनी लार निगल ली और अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। वह चिल्लाया, जू लेई। एक हृष्ट पुष्ट युवक कोने से बाहर आया और उसने अपनी बड़ी मुट्ठी वांगटेंग पर तान दी। सावधान रहें। NOWELLBEJUN.COM। बेटा, सावधान रहना। ली शिमेई और वांग यानान के चेहरे के भाव बदल गए। वे एक साथ चिल्लाए, हम्फ। वांगटेंग ने नाक भान सिकोड़ी। उसने भी अपनी मुट्ठी उठाई और एक मर्द की तरह उसके मुके का स्वागत किया। दरार। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग डर गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ली जिमेई और वांग यानान के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें लगा कि वांगटेंग को चोट लगी है, लेकिन अगले ही पल उस बलिष्ठ युवक के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसका पूरा शरीर गोल्फ की गेंद की तरह उछलकर दीवार से जा टकराया। उसका हाथ पूरी तरह विकृत हो गया था। ये भयानक दृश्य देखकर बाओ जेकिंग के चेहरे की चर्बी अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। उसके माथे से ठंडा पसीना टपकता रहा। वांगटेंग ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। ठीक सामने एक ऊंची इमारत थी। क्या यह आपकी कंपनी है? वांगटेंग ने पूछा। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? बाओ जेकिंग के पैर कमजोर हो रहे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। वांगटेंग ने कहा, किसी ने मुझसे कहा कि हम हमेशा लो प्रोफाइल नहीं रह सकते। जब हमारी योग्यता दिखाने का समय आता है, तो हमें उन्हें दिखाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो दूसरे लोग आप पर हावी हो जाएंगे। अतीत में, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं था। अब, मुझे लगता है कि उनकी बातें सही हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपने पास रखे हथियार रखने वाले ताबूत को हल्के से थपथपाया और ताबूत से एक युद्ध तलवार निकाली। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? बाओ जेकिंग डर और आश्चर्य में चिल्लाया और लगातार पीछे हट गया। वांगटेंग ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। वो फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के सामने चला गया। अचानक, उसके शरीर से एक लाल शक्ति फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाल गाउन पहना हुआ है। लाल शक्ति हवा में भड़क उठी। स्लैश! उसने तलवार लहराई। तलवार की रोशनी ने हवा को आधा काट दिया। खिड़की तुरंत फट गई। लाल तलवार की चमक सामने की इमारत की दीवारों को चीरती हुई एक लंबी और जली हुई काली तलवार का निशान छोड़ गई। सभी लोग अचंभित थे। बहुत देर तक कोई भी नहीं बोला। मार्शल योद्धा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बाओ जेकिंग का चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया था। वो हकलाता रहा और इन दो शब्दों को बोलने में उसे काफी समय लग गया। वह कैसे संभव है? जिया गुइरेन ने हैरानी से वांगटेंग को देखा।
उसका दिमाग वांग टेंग के पीछे के दृश्य से भरा हुआ था जब वो अभी अभी अपनी चाल को अंजाम दे रहा था। वो पूरी तरह से हैरान था। ये चंचल और अहंकारी बच्चा एक योद्धा कैसे हो सकता है? वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिस बेकार बेटे का जिक्र वांग शिंगुओ हमेशा करता था, वो वास्तव में एक मार्शल योद्धा था। ये बहुत व्यंग्यात्मक था। यदि यह बेकार था तो उपयोगी क्या था? एक जनरल रैंक। कंपनी के सभी संस्थापक सदस्यों के चेहरे पर एक ही भाव था। उनमें से कोई भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वांग टेंग एक मार्शल योद्धा था। ये बकवास था। वांग टेंग अभी भी बहुत छोटा था। वो एक मार्शल योद्धा कैसे बन सकता था? ली ज़्यूमेई और वांग यानान पहले तो अचंभित रह गए। फिर उसके तुरंत बाद उनके दिलों से अनंत झरनों की तरह खुशी की धारा बह निकली। उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि मार्शल योद्धा बनने का क्या मतलब है। अब जब तक वांग टेंग आसपास थे, उनकी कंपनी कभी नहीं डूबेगी। अगर कोई व्यक्ति बुरी नीयत से उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है तो एक मार्शल योद्धा अपनी क्षमताओं से उसके विरोधी को दबा सकता है। वो दूसरे व्यक्ति पर अदालत में मुकदमा भी कर सकता है। जीत निश्चित रूप से मार्शल योद्धा की होगी। एक मार्शल योद्धा किसी वैध कारण से किसी की हत्या भी कर सकता है। वे पहले हत्या कर सकते थे और बाद में सूचना दे सकते थे। ये समाज में मार्शल योद्धाओं का पद था। मार्शल योद्धा श्रेष्ठ थे। तलवार की धार को साफ साफ देखो। अगर तुमने कोई और चाल चलने की हिम्मत की, तो अगली बार ये तलवार तुम्हारी इमारत को नहीं काटेगी। ये तुम्हारा शरीर होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे एक हमले का सामना कर पाओगे या नहीं। वांग टेंग ने बाओ ज़ेकिंग को देखा और उदासीनता से कहा। फिर उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी नजर एक सेकंड के लिए जिया गुइरेन पर पड़ी, फिर उसने दूसरे लोगों को देखा। हालांकि किसी ने भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। चाहे आपके विचार कुछ भी हों, जब तक मेरे पिता वापस नहीं आ जाते, तब तक आप शांत रहें और विनम्र बने रहें। एक बार जब वे वापस आ जाएंगे, तो जो लोग जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं। आप जिसे चाहें, उसका अनुसरण कर सकते हैं। मैं आपको नहीं रोकूंगा। पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। जो लोग जाने के बारे में सोच रहे थे, वे पछतावे से अभिभूत थे। यह एक मार्शल योद्धा था। वांग परिवार की रक्षा करने वाले एक मार्शल योद्धा के साथ कंपनी के विकास के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस समय कंपनी के संस्थापक सदस्यों के रूप में उनकी संपत्ति निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। पर अब वांग शिंगुओ के वापस आने के बाद संभवतः बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। जो भी व्यक्ति स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचाएगा और जिनकी मानसिकता दृढ़ नहीं होगी, वे वहां नहीं रह पाएंगे। चाहे संभावनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कितने करोड़ खो दिए, उनके दिल बहुत दुख हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि अब वे जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अगर नहीं, तो उन्हें एक मार्शल योद्धा का बदला लेना पड़ेगा। उनका अंत वांग शिंगुओ के वापस आने के बाद होने वाले सुधार से भी बदतर होगा। जिया गुइरेन का चेहरा हरा हो गया। वो व्यक्ति था जिसने वांग परिवार को सबसे अधिक नाराज किया था। बाओ ज़ेकिंग ने उन्हें कंपनी के 10% शेयर देने का वादा किया था। इसलिए उन्होंने कंपनी के शेयर गिराने पर सहमति जताई ताकि विलय आसान हो सके। अब स्थिति को देखते हुए उसने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ था। उसके पास नई कंपनी के कोई शेयर नहीं होंगे और शिनटेंग में उसका सफर खत्म हो चुका होगा। बहुत जल्द उसे वांग शिंगुओ द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा और वह बदला भी ले सकता है। वह शायद अब डोंगहाई में जीवित नहीं रह पाएगा। वांग टेंग ने इन लोगों की अनदेखी की जिनके विचार अलग थे। उसने ली ज़्यूमेई को कमरे से बाहर निकाला और पूछा, माँ, पिताजी को क्या हुआ? तुम्हारे पिता एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए पड़ोसी प्रांत में गए थे।
दोनों पक्षों के हितों के साथ एक मुद्दा था, इसलिए वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि दूसरे पक्ष ने नियमों को तोड़ दिया और एक स्थानीय तानाशाह की मदद से तुम्हारे पिता को हिरासत में ले लिया। जब तक वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत नहीं हो जाते, वे उन्हें रिहा नहीं करेंगे, ली जिमेई ने चिंतित भाव से समझाया। वांग टेंग ने पहले ही एक मार्शल योद्धा की क्षमता प्रदर्शित कर दी थी, इसलिए वह अब उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करती थी। वांग यानान ने कहा, दादाजी ने मदद के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला है। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? पिताजी इतने मूर्ख क्यों हैं? वो बस उनसे सहमत हो सकते हैं। हम कुछ पैसे खो सकते हैं, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह इतना आसान नहीं है। इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं। वे तुम्हारे पिता को बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। ली जिमेई को कुछ बातें पता थीं, लेकिन वह सटीक विवरण नहीं जानती थी। वांग टेंग को लगा कि कुछ अजीब है। क्या यह अंदर के लोगों की कोई साजिश थी? हालांकि उसके पिछले जन्म में उन्होंने वांग परिवार पर तभी हमला किया था जब वो विश्वविद्यालय में गया था। व्यक्तिगत रूप से यात्रा करूंगा। वांग टेंग का दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अंदर के लोगों की साजिश थी। उसके पिता को हिरासत में लिया गया था और उसे उन्हें वापस लाना होगा। क्या कोई समस्या होगी? ली जिमेई अभी भी थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो, माँ। आपने अपने बेटे की क्षमता देखी है। मैंने अभी अपनी क्षमता का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखाया है, वांग टेंग ने उसे दिलासा दिया। ऐसी स्थिति में सावधान रहना, चोट न लग जाए। एक तो उसका बेटा था, दूसरा उसका पति। वो दोनों के बारे में चिंतित थी, लेकिन अब वह केवल अपने बेटे पर ही भरोसा कर सकती थी। सौभाग्य से उसका बेटा पहले ही बड़ा हो चुका था। जब घर का खंभा ढह गया तो वह परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम था। वांग टेंग ने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दादाजी के आदमियों से संपर्क करना मेरे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा, वांग यानान ने अचानक कहा। ये सही है, आप दोनों साथ जा सकते हैं। आप एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हैं। ली जिमेई ने सिर हिलाया। चूंकि ली जिमेई पहले ही सहमत हो चुके थे, इसलिए वांग टेंग के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे दोनों कार में सवार होकर डोंगहाई शहर से निकल गए और एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर पड़ोसी प्रांत के जियांग शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में वांग यानान ने गाड़ी चलाते समय अपनी आंखों के कोने से रियरव्यू मिरर पर नजर डाली ताकि वह वांग टेंग का जायजा ले सके। वांग टेंग इस समय पिछली सीट पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और एक हाथ से आयताकार ताबूत को पकड़ रखा था। वह बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। वह बेहद शांत था और उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। अब वह सचमुच एक अलग व्यक्ति जैसा महसूस कर रहा था। चाहे वह उनकी आभा थी या काम करने का उनका तरीका, वे पिछले वांग टेंग से बिल्कुल अलग थे। अतीत में हर किसी को लगता था कि वह चंचल, अज्ञानी, दबंग, अभिमानी था। लेकिन आज जब उसने उसे फिर से देखा तो उसके प्रदर्शन ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसका छोटा चचेरा भाई वास्तव में एक शक्तिशाली योद्धा था। मार्शल योद्धा। अगर दादाजी को पता चलता कि उसका छोटा चचेरा भाई वांग टेंग एक मार्शल योद्धा है, तो वे इतने खुश होते कि उन्हें नींद नहीं आती। ईमानदारी से कहूँ तो जब आपको अचानक यह एहसास होता है कि कोई व्यक्ति जिसे आप जानते थे, जिसे आप साधारण समझते थे, वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है, तो वह अनुभूति अवर्णनीय होती है। इस समय उसे वह दृश्य याद आ गया जब वांग टेंग ने अपनी तलवार घुमाई थी। उस पल सभी लोग अवाक रह गए थे। सच्ची शक्ति के सामने सारी तरकीबें और चालें बेकार थीं। भविष्य में उनके वांग परिवार की रक्षा के लिए एक योद्धा होगा। वांग परिवार निश्चित रूप से उच्च पद पर चढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर वांग टेंग और अधिक शक्तिशाली होता गया तो वांग परिवार का भविष्य
वांग यानान ने अपना सिर हिलाया। उसे इतनी दूर की बात नहीं सोचनी चाहिए। उसे पहले अपने दूसरे चाचा को बचाना चाहिए। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसका योद्धा चचेरा भाई व्यक्तिगत रूप से आया था। वे 5 घंटे तक गाड़ी चलाते रहे और अंततः जियान शहर पहुंचे। रास्ते में वांग यानान ने वांग टेंग को बीच में नहीं रोका। उसने पूरी यात्रा गाड़ी से की, इसलिए वह अब थोड़ी थकी हुई लग रही थी। क्या हम पहुंच गए? वांग टेंग को लगा कि कार रुक गई है। उसने अपनी आंखें खोली और पूछा, हाँ, चलो पहले उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसे दादाजी ने बातचीत करने के लिए भेजा था ताकि पूरी स्थिति समझी जा सके। वांग यानान ने कार एक होटल के बाहर खड़ी की और वांग टेंग को एक कमरे में ले आया। करीब 30 साल के एक आदमी ने उनका अभिवादन किया। मैनेजर वांग, मुझे स्थिति के बारे में बताओ। वांग यानान ने सीधे मुद्दे पर बात की। आदमी ने सिर हिलाया और कहा, ये काम नहीं कर रहा है। चाहे हम उन्हें कोई भी शर्त क्यों न दें, दूसरा पक्ष उसे जाने देने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके कुछ और ही इरादे हैं। दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि क्या है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। आयरन फिस्ट कबीला। उनके पास 10 से ज्यादा उन्नत स्तर के मार्शल शिष्य हैं। कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता, उस आदमी ने गंभीर भाव से जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ऐसी स्थिति में अगर हम उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंके तो कोई समस्या नहीं होगी, है ना? वांग टेंग ने बेपरवाही से पूछा। ये सही है, आदमी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कहा था। इस युवक का क्या मतलब था? उसने हैरान और स्तब्ध दृष्टि से वांग टेंग को देखा। वांग यानान भी आश्चर्य से वांग टेंग को देख रही थी। उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंको, क्या यही सोच रही थी उसकी चचेरी बहन? यदि उन लोगों को पता चले कि उन्होंने एक योद्धा को अपमानित किया है, तो वे शायद पश्चाताप से अभिभूत हो जाएंगे। दिन में बहुत सारे लोग होते हैं। चलो रात में काम करते हैं। दोपहर के 3 बज चुके थे। वे बस धीरे धीरे इंतजार कर सकते थे। हालांकि वह वांग शेंगुओ को जल्द से जल्द बचाना चाहता था, लेकिन वांग टेंग जानता था कि उसे जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वांग यानान के अनुमान के आधार पर दूसरा पक्ष वांग शेंगुओ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वे उसे अपने बलि का बकरा बनाना चाहते थे। इसलिए वह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वांग यानान बहुत देर तक गाड़ी चलाने के कारण थक गई थी। उसने एक कमरा बुक किया और आराम करने लगी। शाम को तीनों ने खाना खाया और आयरन फिस्ट कबीले के मुख्यालय जाने से पहले रात 10 बजे तक इंतजार किया। इस दौरान वांग शेंगुओ को वहीं बंद रखा गया। आयरन फिस्ट कबीले का मुख्यालय बहुत दूर नहीं था। एक काली सेडान अंधेरे में रुकी और वांग टेंग कार से बाहर निकला। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उन्होंने वांग यानान से बात की और फिर अपने हथियार वाहक ताबूत को लेकर आयरन फिस्ट कबीले के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। मैनेजर वांग, क्या यंग मास्टर वांग अकेले ही अपने पिता को बचाने की योजना बना रहे हैं? साथ आए आदमी को स्थिति समझ में नहीं आई। जब उन्होंने पीछे से देखा तो उन्हें वांग टेंग थोड़ा साहसी लगा। क्या वह ठीक होगा? दूसरी पार्टी आयरन फिस्ट कबीले की थी। उनके पास 10 से ज्यादा उन्नत चरण के मार्शल शिष्य थे। ये यंग मास्टर वांग एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था। वो उन शक्तिशाली उन्नत चरण के मार्शल शिष्यों से कैसे निपट पाया? देखो और देखो, वांग यानान भी चिंतित थी, लेकिन किसी कारण से उसे गर्व महसूस हो रहा था। यह उसकी छोटी चचेरी बहन थी। आपका क्या करते हैं? उसके मन में एक सवाल कौन था। वांग यानान आयरन फिस्ट कबीले के प्रवेश द्वार को देखने से खुद को रोक नहीं पाई, जो अंधेरे में घिरा हुआ था। वांग टेंग प्रवेश द्वार तक गया और बाहर लगे धातु के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक सतर्क आवाज आई। NOWELLBEIN.COM डिलीवरी मैन। वांग टेंग का आकार अंधेरे में छिपा हुआ था।
तुम किससे मजाक कर रहे हो? रात के इस समय तुम क्या डिलीवरी कर सकते हो? बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? दरवाजे के पीछे खड़े व्यक्ति को स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं हुआ। भाई, ये आपके बॉस का आदेश है। क्या बॉस ने कुछ ऑर्डर किया है? यह क्या है? व्यक्ति को संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या होगा अगर यह वाकई कुछ ऐसा था जो उनके बॉस ने ऑर्डर किया था और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला? अगर सामान डिलीवर नहीं हुआ, तो उनके बॉस जवाब के लिए उनकी तलाश करेंगे। मैं आपको नहीं बता सकता। ये निजी मामला है, वांग टेंग ने जवाब दिया। तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। बताओ क्या है? अगर तुम नहीं बता सकते, तो तुम्हें दूसरे गुटों ने हमारे आयरन फिस्ट कबीले के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए भेजा होगा। व्यक्ति ने व्यंग्य किया। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं ये कहूँ? ये कहना ठीक है, चूंकि तुमने इतनी ईमानदारी से पूछा है, मैं दया करके तुम्हें बता दूंगा। उसने आदेश दिया। आई लव ए माचिस, एक कामोद्दीपक जिसका नाम एक उपन्यास से लिया गया है। क्या? व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मुझे माचिस बहुत पसंद है, वांग टेंग चिल्लाया। मुझे माचिस बहुत पसंद है। हे भगवान! उस व्यक्ति को कुछ याद आया और वह सदमे में आ गया। उनके बॉस की दीवानगी अवर्णनीय थी। अब तुम डर गए हो, है न? ये तुम्हारे बॉस की निजता है। अगर तुम बहुत ज्यादा जान गए तो ये ठीक नहीं है, वांग टेंग ने धीरे से कहा। रुको, भाई, मेरी बात सुनो। उस आदमी ने जल्दी से दरवाजा खोला और वांग टेंग के सामने आ गया। वह परेशान था। मैंने अभी कुछ नहीं पूछा और तुमने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने पूछा और मैंने जवाब दिया, वांग टेंग ने ईमानदारी से कहा। ... दरवाजे से बाहर निकला युवक गुस्से से हरा हो गया। अरे यार, ठीक से बोल भी सकता है। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बना।